आज हम दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, उनके बारे में एक बार हम रीड आउट करेंगे। ये हमें सेलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट दिए गए हैं, जो कि एक समरी फॉर्म में दिए गए हैं। देन इसमें बताया गया है कि जो रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट कैसे होता है। देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जाएगा। देन हमें एडजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड अपील प्रोविजंस के बारे में बताया गया है इस पूरे चैप्टर में, जो सेलेंट फीचर्स में बताया गया है। तो देन हमें स्टार्टिंग में डेफिनेशंस दी गई हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन जो है एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, जो ये चैप्टर है वो होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। तो देन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन में दिया गया है कि ऑथराइज पर्सन कौन होता है। ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड बाय आरबीआई, जो आरबीआई ने ऑथराइज किया है जिसको। तो ये चार अथॉरिटीज हैं वो ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन में कवर अप होती हैं। देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया गया है कि मीन्स द ट्रांजेक्शन। देखो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको पता चल रहा है कि यानी कि जो करंट ट्रांजेक्शन्स नहीं है, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। means a transactions which alters the assets or liabilities including current liabilities outside India of persons resident in India। यानी कि जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है ना, उसकी क्या अल्टर होती हैं, एसेट्स अल्टर हो रही हैं या लाइबिलिटीज अल्टर हो रही हैं या कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ आउटसाइड इंडिया में अल्टर हो रही है। यानी कि वो या तो वो खरीद रहा है या बेच रहा है, मतलब एसेट्स को खरीद रहा है, उसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, अल्टर हो रही है। ठीक है, मतलब अल्टरेशन ऑफ किसका, एसेट्स, लाइबिलिटीज या कंटिजेंट लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया। ये क्या है, आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए तभी तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होगा। अगर इन इंडिया होगी तो फिर तो कोई वो मतलब ही नहीं बना ना। अगर वो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स तभी तो होंगी जब आउटसाइड इंडिया होगी। और किसकी होनी चाहिए, पीआरआई की। और इन केस ऑफ पीआरओआई में क्या है, ऑल्टर द एसेट्स और लाइबिलिटीज इन इंडिया। यानी कि जो पीआरओआई है वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तभी तो वो फॉरेन ट्रांजेक्शन मानी जाएगी ना। तो फिर क्या होगा, जो उसकी अल्टर होती है एसेट्स और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी कि जो आउटसाइड इंडिया का जो पर्सन है और उसकी एसेट्स या लाइबिलिटी अल्टर होती हैं इन इंडिया में। तो पीआरओआई के केस में ओनली एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में बोला गया है, और पीआरआई के केस में कंटीजेंट लाइबिलिटीज को भी कंसिडर किया गया है। सो देन करेंसी के बारे में बताया गया है। करेंसी इंक्लूड्स करेंसी नोट्स, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, चेक्स, ट्रेवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट। तो ये बताया गया है इसके बारे में कि करेंसी कौन सी करेंसी मानी जाएगी। देन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की डेफिनेशन दी गई है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें इंक्लूडेड होता है यानी कि पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, या ये पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स, या कोई इंटरेस्ट लिया है बाहर से हम उस पर लोन, यानी कि हमने लोन लिया है बाहर से और उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। सो देन जो लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स है, नॉर्मल फैमिली के खर्चे हैं जो वो हम आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे। मतलब डे टू डे जो एक्सपेंसेस है, लिविंग एक्सपेंसेस हैं या फैमिली के एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में कवर अप होते हैं। एंड देन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स क्या, डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। यानी कि जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो रही है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो आपको इसके नाम से पता चल रहा है ना कि जो फॉरेन कंट्रीज के साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं और वो फॉरेन करेंसी में ही ट्रांजेक्शन होंगी, तो सारी इन्हीं से रिलेटेड चीजें होंगी जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड होंगी और फॉरेन ट्रांजेक्शन होंगी। ठीक है, सो देन हम पढ़ेंगे पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए कंपनी, ए फर्म। जो पर्सन की डेफिनेशन में नॉर्मली आते हैं, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एन एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल बाय सच पर्सन। देन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन बताई गई है इसमें। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होगा, सबसे पहले वो पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए। ठीक है, सो देन पर्सन रेजिडेंट की इन इंडिया की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। इसका मतलब क्या है, ए पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है फॉर मोर देन
182 डेज, मतलब कि 182 डेज को नहीं, 182 डेज से ज़्यादा, यानी कि 183 डेज अगर वो इंडिया में रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले साल अगर वो 183 डेज रहा है इंडिया में, देन बट डज नॉट इंक्लूड, अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है, अगर वो मान लो कोई एक अमित नाम का जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में रहा पिछले साल 183 डेज रहा, देन क्या, a person who has gone out of India or who stays outside India in either case, then अगले साल वो चला गया किस पर्पज से, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज से आउटसाइड इंडिया चला गया, फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया ए बिजनेस पर्पज से बाहर चला गया, या फॉर एनी अदर पर्पज टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, या अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया से बाहर चला गया, सो देन वो क्या होगा, उसको हम पीआरआई नहीं मानेंगे, उसको हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे, क्योंकि वो चला गया ना, अब एम्प्लॉयमेंट पर्पज से चला गया, बाहर चला गया आउटसाइड इंडिया, या बिजनेस पर्पज से चला गया, या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए आउटसाइड इंडिया चला गया, तब उसको हम क्या नहीं मानेंगे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे। तो डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो डेफिनेशन में दिया गया है ना, अगर वो 183 डेज रहा है, मान लो पिछले साल वो 183 डेज रहा है और इस साल वो इन पर्पज के लिए आउटसाइड इंडिया चला गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस करने के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया से बाहर चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पीआरआई नहीं बोलेंगे, उसको पीआरआई नहीं मानेंगे। और फर्दर आगे क्या दिया गया है, ए पर्सन हु हैज कम टू और स्टे इन इंडिया इन आइदर केस, यानी कि अगर कोई मिस्टर अल्बर्ट है मान लो, ठीक है, वो आउटसाइड इंडिया का है, वो पिछले साल 183 डेज रहा है, ठीक है, तो उसने क्या किया इस साल क्या किया उसने, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया में रहा, या बिजनेस पर्पज से इंडिया में रहा, या फिर वो इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया उसका क्या है, अनसर्टेन पीरियड के लिए है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पीआरआई बोलेंगे, ठीक है। उस केस में जो मिस्टर अल्बर्ट है उसको पीआरआई बोलेंगे, क्योंकि उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी, प्लस 183 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप इसी वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो देन आगे दिया गया है, एनी पर्सन और बॉडी कॉरपोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या कोई कंपनी है जो इंडिया में बनी है तो वो ऑटोमेटिकली पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, या एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया, या कोई ऑफिस है या ब्रांच है या एजेंसी है वो इंडिया में है, ठीक है, यानी कि जो इंडिया में है तो वो ऑटोमेटिकली पीआरआई की डेफिनेशन में आएगी, चाहे कंट्रोल कोई भी करा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कंट्रोल बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन क्योंकि वो इंडिया में है ना ऑफिस, तो इसलिए उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। और ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, या कोई ऐसा ऑफिस है जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर रहा है, तो उस जो ऑफिस को क्या मानेंगे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे, ठीक है। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं ये वाली दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो पिछले साल 183 डेज रहा है और इस साल मान लो वो आउटसाइड इंडिया चला गया, किस पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, या टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, तो उस पर्सन को क्या नहीं मानेंगे, पीआरआई नहीं मानेंगे, उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं बोलेंगे। अगर वो एक पर्सन है जो आउटसाइड इंडिया से आया है, मिस्टर अल्बर्ट है मान लो, और वो 183 डेज पिछले साल रहता है इंडिया में, और इस साल जो है वो क्या करने इंडिया में किस पर्पज से रहता है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, और टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड से, तो उसको क्या मानेंगे, पीआरआई मानेंगे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। क्लियर। सो देन हम आगे पढ़ते हैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होता है, मीन्स ए पर्सन हु इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि जो पर्सन है वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, ठीक है, तो वो पीआरओआई बोला जाएगा। रीपैट्रिएट टू इंडिया, रीपैट्रिएट टू इंडिया से मतलब क्या है, मतलब इंडिया में लेके आना, ठीक है, bringing into India the realized foreign exchange and the selling of such foreign exchange to an authorized person, यानी कि जो उसने माल एक्सपोर्ट किया मान लो इंडिया में, ठीक है, हमने माल एक्सपोर्ट किया इंडिया से बाहर, ठीक है, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर हमने माल एक्सपोर्ट किया, मान लो 10,000 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको, मान लो हमने 10,000 रुपये की पेन ड्राइव इंडिया से बाहर सेल कर दी, तो वो हम पैसा किसके थ्रू कलेक्ट करेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू उस पैसे को कलेक्ट करेंगे, ठीक है।
और वो जो पैसा आया है हमारे पास, ठीक है, तो उस पैसे को जो फॉरेन करेंसी में आया है उसको घर में तो नहीं रख सकते, उसको हम क्या करेंगे, या तो ऑथराइज पर्सन को सेल कर देंगे, या हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट में रखेंगे। ये होल्डिंग ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट इन एन अकाउंट विद एन ऑथराइज पर्सन, या हमारा जो फॉरेन करेंसी में अकाउंट है ना, उस पैसों को या तो हम उसमें रखेंगे या उस फॉरेन करेंसी को ऑथराइज पर्सन को बेच देंगे और हम रुपी ले लेंगे, यानी कि डॉलर में जो 10,000 डॉलर हमारे पास आए हैं, ठीक है, तो हम उसको ऑथराइज पर्सन को बेच देंगे और बदले में रुपी ले लेंगे, या हम उसको अपने फॉरेन करेंसी वाले अकाउंट में रख सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, या अगर हमारी ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो फॉरेन करेंसी में है तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो देन हमें सिक्योरिटी की डेफिनेशन बताई गई है। सिक्योरिटी मीन शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, तो ये सब सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आते हैं। प्लस ऐसी कुछ टर्म्स है जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आती, डज नॉट इंक्लूड बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट को हम क्या करते हैं, ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आएंगे अदर देन गवर्नमेंट प्रोमिजरी नोट्स, बट जो गवर्नमेंट प्रोमिजरी नोट्स है ना, ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएंगे। सो देन ये एमसीक्यू पर्पज से भी एक रेलिवेंट पॉइंट हो सकता है, आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। तो देन और आप इनको जो टिक मार्क मैंने लगाए हैं ना, इसी तरीके से अपनी बुक में टिक मार्क लगा लेना, सो दैट कि आपको ओपन बुक पेपर में एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो देन हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हम आगे अभी जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। जो देन हमें इसके बारे में आगे दिया गया है, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 3 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो डील इन ट्रांसफर और एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज पर्सन, यानी कि अगर हमें कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन करनी है ना, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी में डीलिंग करनी है ना, तो किसके थ्रू करेंगे, ओनली आरबीआई अगर जनरल स्पेशल परमिशन देगा तभी हम वो डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन करेंसी में। और सेक्शन इसमें ये देखो, ये बताया गया है, द अबाउट ट्रांजेक्शन्स में कैरिड ऑन एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और विद द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक की परमिशन से ही हम कर सकते हैं। होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 4, जो रिजर्व बैंक ने जो लिमिट्स दी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड कर सकते हैं, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही। सो देन हमें करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया गया है, सेक्शन 5, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो पेमेंट करते हैं ना हम, पेमेंट इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, या हम जो पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेज फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, जो ऑर्डिनरी जो फैमिली के एक्सपेंसेस हो गए पेरेंट्स के लिए, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की डेफिनेशन में आते हैं। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल या एजुकेशन से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। सो ट्रैवलिंग एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो करंट अकाउंट एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। सो देन प्रोहिबिशन ऑफ ड्राल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल 3, कुछ ऐसी प्रोहिबिशंस लगाई गई हैं जो मतलब कि ये जो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिस केसेस में हम फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन है। ए ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, ए ट्रैवल टू नेपाल और भूटान, अगर हम नेपाल और भूटान में ट्रैवल करने के पर्पज से जा रहे हैं तो हम फॉरेन करेंसी को ड्रॉ नहीं कर सकते। ए ट्रांजेक्शन विद ए पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल और भूटान, तो ट्रांजेक्शन विद जो पर्सन नेपाल और भूटान के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस केस में हम फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन करेंसी को ड्रॉ नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे INR भी कंसिडर की जाती है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ में भी वहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट आरबीआई अगर इस चीज़ को एग्जाम्प्ट कर दे तो वो कर सकता है। बट कुछ स्पेसिफिकली ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, 8 पॉइंट्स बताए गए हैं इसमें जो कि एग्जाम पर्पज से रेलिवेंट है, आप इनको ध्यान से कवर अप कीजिएगा। ट्रांजेक्शन्स विच आर प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स अंडर शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड है, और इसका रूल क्या है, रूल 3, ठीक है। सो देन रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, अगर हमने कोई लॉटरी विनिंग्स करी है इंडिया में, लॉटरी से पैसा कमाया है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, आउटसाइड इंडिया रेमिट नहीं कर सकते, यानी कि आउटसाइड इंडिया हम उस पैसे को नहीं भेज सकते। रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग, एक्स्ट्रा ऑफ एनी अदर हॉबी, अगर हमें
किसी हॉबी से, या हमारी कोई रेसिंग की हॉबी है या राइडिंग की हॉबी है और उससे हमने कुछ इनकम कमाई है, तो हम उसको आउटसाइड इंडिया नहीं भेज सकते। रेमिटेंस फॉर पर्पज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड, प्रेस्क्राइब्ड मैगजीन्स, फुटबॉल, पूल्स, स्वीपस्टिक्स एक्स्ट्रा, जो हमने लॉटरी टिकट्स के लिए जो हम है ना परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स के लिए जो है पैसा बाहर नहीं भेज सकते, इंडिया से बाहर पैसा परचेज की लॉटरी टिकट परचेज कर लें, इसके लिए हम पैसा नहीं भेज सकते। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवार्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स होली ऑन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ, किसकी जॉइंट वेंचर है या होली ऑन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया में है, किसकी, इंडियन कंपनी की। ठीक है, अगर इंडियन कंपनी की कोई जॉइंट वेंचर है या होली ओन सब्सिडरी है और वो आउटसाइड इंडिया में है, तो हम उसके रिगार्डिंग जो कमीशन नहीं पे कर सकते टुवार्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो देन रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड नहीं भेज सकते बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। डिविडेंड बैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट था जो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले क्या करती थी, जो आउटसाइड इंडिया की जो कंपनी है ना, वो इंडिया में आकर बिजनेस करती थी और जो पैसा जो इनकम होती थी ना बाय वे ऑफ डिविडेंड, वो उन्होंने जितना पैसा लगाया होता है उससे ज़्यादा इनकम वो आउटसाइड इंडिया ले जाती थी डिविडेंड के थ्रू। सो वो क्या है अब इसको जो आरबीआई ने प्रोहिबिट कर दिया है, अब वो लेके नहीं जा सकती। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, तो इसमें ना एक्सपोर्टर्स को पहले कमीशन जाता था रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में, तो अब उस कमीशन को प्रोहिबिट कर दिया है, तो वो कमीशन बाहर नहीं भेज सकते। तो एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टी एंड टोबैको। बट इसमें एक जो है अलाउड किया गया है, जो टी एंड टोबैको का एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस केस में हम अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक कमीशन दे सकते हैं। ओनली टी एंड टोबैको के केस में ये अलाउड है, बट रुपी स्टेट क्रेडिट के अंदर जो कमीशन देना है एक्सपोर्ट पर अलाउड नहीं है। तो टी एंड टोबैको के केस में कितना परसेंट अलाउड है, अप टू 10%। ठीक है, ये एमसीक्यू पर्पज से भी एक रेलिवेंट पॉइंट है। सो देन पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स, इसके रिगार्डिंग हम पेमेंट नहीं कर सकते। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन रेजिडेंट्स स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट, तो ये इंटरेस्ट इनकम जो हम आउटसाइड इंडिया नहीं भेज सकते। तो आप एक सिंपली एक याद करने के पर्पज से मैं एक आपको ट्रिक बता देती हूँ। 8 पॉइंट्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखना कि हमने मान लो लॉटरी विनिंग्स करी और हमने जो अपनी हॉबी से जो पैसा कमाया ना, उसको हम कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, कॉल बैक सर्विसेज में यूज़ नहीं कर सकते, इंटरेस्ट इनकम में, और क्या नहीं कर सकते, लॉटरी टिकट नहीं खरीद सकते। ये एक ओनली मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको लर्निंग पर्पज से। और इसके रिगार्डिंग और एक इंटरेस्ट, कमीशन और डिविडेंड जो है उसके रिगार्डिंग नहीं भेज सकते। देखो इंटरेस्ट का 1 पॉइंट है और कमीशन के कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और डिविडेंड का 1 पॉइंट है। ये एक आपको लर्निंग पर्पज से इजी रह जाएगा थोड़ा। आप ये ओपन बुक तो है, लेकिन एक बार आपको एक लर्निंग आउटकम भी हो जाएगा कि कैसे ये जो ट्रांजेक्शन्स है इनको याद किया जा सकता है, क्योंकि ये पेपर 4 के लिए भी रेलिवेंट है। सो देन प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूल 4 में क्या बताया गया है, और इसमें क्या है, शेड्यूल 2 है। ठीक है, तो एक बात मैं बता दूंगा आपको, जो शेड्यूल 1, 2, 3 है ना, जैसे शेड्यूल 1, 2, 3 होगा, मान लो एक बार मैं आपको बता देती हूँ लर्निंग पर्पज से। शेड्यूल जो होगा 1 होगा या शेड्यूल 2 होगा, ठीक है, या शेड्यूल क्या होगा 3 होगा। तो उसमें रूल कौन सा होगा, रूल होगा 3, ठीक है, देन रूल होगा 4, या रूल होगा उसमें शेड्यूल 3 में कितना कौन सा रूल होगा, रूल 5। तो आप इसको किस पर्पज से याद कर सकते हैं, 1, 2, 3, देन रूल 3, 4, 5। तो हम अभी आगे पढ़ते हैं। देखो शेड्यूल 2 रूल 4, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक में, तो आपको एक रेलिवेंट पॉइंट रहेगा ये। सो देन शेड्यूल 2 रूल 4 में क्या बताया गया है कि हमें इसके लिए क्या करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है, जो कुछ लिस्ट दी गई है हमें। तो इन केसेस में ये आप अपनी बुक में साथ साथ एक मार्कअप कर लेना, तो आपको पेपर में इजी रहेगा। पर्पज ऑफ रेमिटेंस क्या दिया गया है, कल्चरल टूर्स। अगर कल्चरल टूर्स के पर्पज से जा रहे हैं, पैसा बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, पर्पज ऑफ रेमिटेंस, इसके मतलब पर्पज क्या है, पैसा जो बाहर भेज रहे हैं उसका पर्पज अगर कल्चरल टूर्स है, तो हमें किसकी अप्रूवल लेनी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, यानी कि HRD की अप्रूवल लेनी होगी। अगर जो पैसा जा रहा है एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया फॉर द पर्पज
यानी कि हम एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए फॉरेन में प्रिंट मीडिया फॉर द पर्पज़ बाहर पैसा भेज रहे हैं। अदर देन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग बाय ए स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो देखो इसको एक मैंने निशान लगाया हुआ है, देखो आप याद भी कर सकते हो इसको। अदर देन यानी कि प्रमोशन ऑफ टूरिज्म है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इस केस में हमें क्या नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए। किसकी नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की। एंड इंटरनेशनल बिडिंग में क्या नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। ये हमने बनाया रखा है यार, आपको इजी रहेगा पेपर में। और टफी है, मैंने इसकी एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। टी से क्या है, टूरिज्म, एफ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड आई से इंटरनेशनल बिडिंग। बट अगर एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया कर रहे हैं मोर देन $10,000, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो हमें किसकी अप्रूवल लेनी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल लेनी होगी। अगर मोर देन $10,000 अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में, और ये खर्चा कौन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या इसकी पीएसयू कर रही है, ठीक है। ओनली स्टेट गवर्नमेंट एंड पीएसयू के केस में एप्लीकेबल है इसमें। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हम अप्रूवल ही लेंगे ना, तो हमें किसकी अप्रूवल लेनी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। आप ये जो मार्क है ना अपनी बुक में साथ साथ करते रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सो देन रेमिटेंस ऑफ रेट ऑफ विजल, रेट का मतलब क्या होता है, भाड़ा। अगर हम भाड़ा दे रहे हैं बाय ए पीएसयू, जो वो एक पीएसयू भाड़ा दे रही है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की अप्रूवल लेनी होगी। ये दो केसेस मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग दिए गए हैं। या पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ए पीएसयू। देखो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे कर रहा है या पीएसयू पे कर रही है, किस बेसिस पे, सीआईएफ बेसिस पे कर रही है, तो उसको अप्रूवल लेनी होगी। बट अगर एफओबी बेसिस पे कर रही है या एफएएस बेसिस पे कर रही है तो अप्रूवल नहीं लेनी होगी। देन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंसेस टू देयर एजेंट्स अब्रोड। सो देन किसकी अप्रूवल लेनी होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से लेनी होगी। सो देन रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय टीवी चैनल के थ्रू हम जो पैसा है आउटसाइड इंडिया भेज रहे हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा जो है पैसा भेज रहे हैं, तो इनकी हायरिंग चार्जेस पर्पज से भेज रहे हैं। सो देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की हमें अप्रूवल लेनी होगी। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अप्रूवल लेनी होगी। तो यानी कि तो ये जो दिया गया है रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स के केस में आप एक ओवरऑल याद रख सकते हैं कि जो अप्रूवल किसकी लेनी होगी, सीजी। एग्जाम पर्पज में अगर आप मिनिस्ट्री के पर्पज रिगार्डिंग इतना डिटेल में नहीं होगा, आप ओनली ये लिख सकते हैं कि सीजी अप्रूवल रिक्वायरमेंट होगी। सो देन रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रोड बाय ए पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स बॉडीज होती है ना, तो उस केस में ये बताया गया है कि जो इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स बॉडी है जैसे बीसीसीआई है या आईपीएल है, तो इनको कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। तो देखो ये एक अंडरस्टैंड करने का एक है कि जैसे जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी हैं जैसे कि बीसीसीआई है, आप एक लॉजिकली भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो नेशनल बोर्ड स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, अगर वो कितना भी खर्चा कर रही हैं तो उनको अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। अगर इनके अलावा कोई और स्पोर्ट्स बॉडी खर्चा कर रही है और वो खर्चा किसी $1 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, अगर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब के पर्पज से रेमिटेंसेस जा रही हैं बाहर, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल चाहिए होगी। तो देन एक ये रेलिवेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये जो ऊपर वाले सारे खर्चे हैं ना, अगर RFC अकाउंट से हो रहे हैं ना, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में अकाउंट है और उसमें जो पैसा है वो फॉरेन करेंसी में ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें किसकी अप्रूवल नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेनी होगी। देखो लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई वेयर द पेमेंट इज मेड आउट ऑफ द फंड्स हेल्ड इन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, क्योंकि वो फंड्स पहले से ही फॉरेन करेंसी में है और रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में है, तो वहाँ से अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस केस में सीजी की अप्रूवल नहीं लेनी होगी। सो देन शेड्यूल 3 के बारे में पढ़ते हैं, फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स। इसमें 2 केसेस दिए गए हैं, फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स एंड देन सेकंड वन इज दिया गया है
फैसिलिटीज़ फॉर पर्सनस अदर देन इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल नहीं है, इसमें ओनली इंडिविजुअल के केस में क्राइटेरिया दिया गया है। ये जो केसेस दिए गए हैं ना कि इंडिविजुअल के लिए कितनी लिमिट दी गई है खर्चा करने के लिए, अप टू $2,50,000 का जो खर्चा कर सकते हैं, और उस केस में हमें क्या नहीं चाहिए, आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। बट अगर $2,50,000 से ज़्यादा का खर्चा कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक है, तो ये आरबीआई की अप्रूवल के रिगार्डिंग है, जो इसमें देखो रूल 5 लगेगा, और ये आरबीआई की अप्रूवल से रिलेटेड है। अगर अप टू $2,50,000 तक का खर्चा हो रहा है फॉर पर्पज प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहे हैं या एमिग्रेशन पर्पज से जा रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, या ट्रैवल और फॉर बिजनेस और अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस, या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ये जो सारी लिस्ट दी गई है, इनमें अगर कुल मिला के जो खर्चा है या एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, मेडिकल खर्चा कर रहे हैं, या स्टडीज अब्रॉड यानी कि एजुकेशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया में, तो वो टोटल खर्चा कितना होना चाहिए, अप टू $2,50,000 है ना, तो उस केस में हमें आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी होगी। फर्दर एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में बताया गया है नीचे कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में हम 2,50,000 से ज़्यादा का खर्चा करते हैं ना, तो उस केस में हमें आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी होगी। बट इसमें एक ही चीज़ बताया गया है, ऐसा क्यों दिया गया है, देखो इसमें ये अगर इट्स सो रिक्वायर्ड बाय ए कंट्री ऑफ एमिग्रेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ट्रीटमेंट और द यूनिवर्सिटी, तो ये इन 3 केसेस में नहीं चाहिए। 3 केसेस कौन से दिए गए हैं, देखो लिखा गया है कि आइटम नंबर 4, 6, 4, 7 एंड 8, यानी कि जो दिया गया है, आप एक सिंपली याद रख सकते हैं, मेडिकल का रिगार्डिंग खर्चा कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया में, या एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हैं, या एमिग्रेशन पर्पज से खर्चा कर रहे हैं, और अगर वो वहाँ की जो एमिग्रेशन के रिलेटेड जो कंट्री है उस कंट्री ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा इसके रिगार्डिंग की जो खर्चा हुआ है वो 2,50,000 से ज़्यादा का हुआ है, या मेडिकल इंस्टीट्यूट अगर वो उस खर्चे के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट इशू कर दे जो मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं, या हमने एजुकेशन एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी को क्या करना होगा, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा कि 2,50,000 से ज़्यादा का खर्चा हुआ है, तो उस केस में क्या है, आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। तो देन एक हमें आगे ये पॉइंट दिया गया है, फर्दर दैट ए पर्सन हु इज रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया, बट वो क्या है, परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, और वो किस पर्पज से आया है इंडिया में, इज ए सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, यानी कि वो फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, अदर देन पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंडिया का सिटीजन है, बट वो इज ओन ए डेपुटेशन टू द ऑफिस और ब्रांच ऑफ ए फॉरेन कंपनी, यानी कि वो डेपुटेशन बेसिस पे आया है इंडिया में, या फॉरेन कंपनी में वो जॉब कर रहा है मान लो, और डेपुटेशन बेसिस पे इंडिया में आया है, और सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी, अगर तो क्या मतलब डेपुटेशन बेसिस पे वो इंडिया में आया है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, मे मेक रेमिटेंसेज अप टू हिज नेट सैलरी, वो इंडिया से जब बाहर जाएगा, जब अपने कंट्री में जाएगा तो कितना पैसा लेके जा सकता है, अप टू हिज नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शंस, जो सैलरी बचेगी ना वो आउटसाइड इंडिया लेके जा सकता है। यहाँ पे एक पीरियड स्पेसिफाइड किया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस आइटम ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेपुटेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, यानी कि जो डेपुटेशन पर्पज से आया ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो उसमें स्पेसिफाइड ड्यूरेशन उसका चाहे जो भी मेंशन है, जो स्पेसिफाइड है, मान लो 5 साल है या 3 साल है या 4 साल है, तो वो पीरियड, और फॉर ही स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट द ड्यूरेशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, यानी कि जो जॉब असाइनमेंट के पर्पज से आया है तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो उस केस में कितने साल कितना लेके जा सकता है आउटसाइड इंडिया, अप टू हिज नेट सैलरी तक का जो वो है अमाउंट आउटसाइड इंडिया लेके जा सकता है। ठीक है, तो देन हमें आगे बताया गया है फैसिलिटीज़ फॉर पर्सनस अदर देन इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग हमें बताया गया है इसमें, तो इसको हम एक टेबल के वे से हम पढ़ेंगे इजीली। इसमें जो अदर देन इंडिविजुअल है, यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल के अलावा जो कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है उसके इसमें ये अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। एक टेबल के रिगार्डिंग हम इसको पढ़ेंगे जो कि इजीली वे में बनाई गई है, आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। जो शेड्यूल 3 रूल 5 आरबीआई अप्रूवल चाहिए होगी रिगार्डिंग दीज केसेस फैसिलिटीज़ फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अगर ये ट्रांजेक्शन्स है, डोनेशंस बाय कॉरपोरेट फॉर
क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि चेयर्स के रिगार्डिंग खर्चा हो रहा है, या टू फंड्स नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, या प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। तो उस केस में कितनी लिमिट तक जो ये ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अप टू विच नो आरबीआई अप्रूवल, यानी कि इतनी लिमिट तक क्या है, आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर इससे ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। तो इसके लिए लिमिट कितनी बताई गई है, 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि जो ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर्स में टोटल जितना उसकी अर्निंग्स है ना, उसका 1% और $50 लाख। ठीक है, तो विच एवर इज लेस, जो भी इन दोनों ट्रांजेक्शन में से जो भी लेस होगा उस तब तक उस अमाउंट तक तो हमें आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी। अगर विच एवर इज लेस से ज़्यादा है खर्चा हो रहा है तो उस केस में क्या है, आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है, यानी कि उस जो विच एवर इज लेस से जो ज़्यादा है तो उस केस में कितना होगा, और रेमिटेंस कर रहे हैं बाहर तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। सो देन कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कॉमर्शियल प्लॉट इन इंडिया, तो उस केस में जो लिमिट दी गई है $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस विच एवरेज मोर से ज़्यादा अगर अमाउंट हम बाहर भेज रहे हैं तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। देखो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये जो ऊपर जो ये किस पर्पज से ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, रेमिटेंस पर्पज से, यानी कि हम आउटसाइड इंडिया अगर पैसा भेज रहे हैं और अगर वो ये जो लिमिट बताई गई है ना इससे ज़्यादा का एक्सपेंस जो है रेमिटेंस कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई की अप्रूवल चाहिएगी। अगर इस लिमिट तक का जो है हम रेमिटेंस कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया में तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया, तो यूएस डॉलर 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट तक का जो खर्चा है हम बिना आरबीआई के अप्रूवल के कर सकते हैं। अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया, तो $10 लाख पर प्रोजेक्ट तक की अमाउंट के लिए आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। रिइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनका रेमिटेंस जो है आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तो रेमिटेंसेस एक्सीडिंग 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रोट इनटू इंडिया और $1 लाख विच एवर इज हायर से ज़्यादा रेमिटेंसेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है, तो इन जो चारों केसेस में हमें क्या करना है, अगर ये जो लिमिट दी गई है इससे ज़्यादा का जो रेमिटेंसेस हो रहा है यानी कि आउटसाइड इंडिया हम इससे ज़्यादा रेमिटेंस कर रहे हैं तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी। सो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। तो हम आगे पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग जो हमें दिया गया है, जस्ट वेट। इसको हमने एक टेबल की फॉर्म से समझा जो हमें ऊपर तो हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग शेड्यूल 3 एंड रूल 5। तो ये इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग जो लिमिट बताई गई थी $2,50,000 की लिमिट बताई गई थी और अदर देन इंडिविजुअल्स के केस में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज बताए गए थे जो हमने अभी जिनके बारे में डिटेल में पढ़ा। सो देन हमें आगे इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट है एग्जम्पशन फ्रॉम रेमिटेंस फ्रॉम आरएफसी अकाउंट। हमने ये ऊपर भी पढ़ा था कि अगर आरएफसी अकाउंट से अगर हम कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, सो अगर एग्जम्पशन फ्रॉम रेमिटेंस फॉर रेमिटेंसेस फ्रॉम ईईएफसी अकाउंट, जो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से अगर हम जो रेमिटेंसेस कर रहे हैं क्योंकि वो जो अकाउंट होता है उसमें भी हम फॉरेन करेंसी की फॉर्म में पैसा रखते हैं, बट इसमें कुछ जो एक्सेप्शंस दी गई हैं जिन केसेस में हमें आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। ये 2 केसेस हैं, जैसे रेमिटेंसेस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, अगर हम इस पर्पज से रेमिटेंसेस कर रहे हैं फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब के लिए हम आउटसाइड इंडिया रेमिटेंसेस कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या लेनी होगी, अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन 2 केसेस। एंड रिगार्डिंग इन पॉइंट 2 एंड 4 में जो ऊपर ये जो पॉइंट्स दिए गए ना पॉइंट 2 एंड पॉइंट 4 के रिगार्डिंग अगर रेमिटेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग ये जो दिया गया है पॉइंट, और या फिर कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स के रिगार्डिंग या कॉमर्शियल प्लॉट्स, इस केसेस में या और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के केस में
तो इनमें क्या होगा, आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। तो इसमें टोटल 3 पॉइंट्स हो गए। या ईएफसी से वैसे तो हमें आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी है, बट इन 3 पॉइंट्स में आरबीआई की अप्रूवल लेनी है। सो देन हम आगे बढ़ते हैं। हमें अभी देखो इसके रिगार्डिंग जो दिया गया है, अभी हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रहता है। एक बार इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 6 के बारे में रीड आउट करते हैं। सो इसमें क्या बताया गया है कि एनी पर्सन में सेल और ड्रा फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में हमने डेफिनेशन पार्ट में भी पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। देखो पहले हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं? ए ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया, यानी कि ऑफ PRI, जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है उसकी क्या अल्टर हो रही हैं, एसेट्स अल्टर हो रही हैं। कहाँ पे हो रही हैं? आउटसाइड इंडिया अल्टर हो रही हैं, या उसकी लायबिलिटीज अल्टर हो रही हैं आउटसाइड इंडिया में, या फिर कंटीजेंट लायबिलिटी जो हो रही है अल्टर हो रही है आउटसाइड इंडिया में। किसकी हो रही है? PRI की, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की। तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में कवर होगी। या फिर एक सेकंड केस दिया गया है, और एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वुड बी ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो PRI के केस में एसेट्स एंड लायबिलिटी को कंसिडर किया गया है, ठीक है, और PRI के केस में कंटीजेंट लायबिलिटी को भी इंक्लूड किया गया है। सो हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन के बारे में एक डिटेल में समरी में लिया हमने इसको। सो देन आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में। एनी पर्सन में सेल और ड्रा फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी कि जो पर्सन है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता है? थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही कर सकता है, और वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो एक पर्सन है वो इंडिया में आ गया, मान लो एक जो अल्बर्ट मिस्टर अल्बर्ट है, ठीक है, वो इंडिया में आ गए, बट मैं क्या नहीं कर सकती उस उनको, जैसे मान लो उनको वो मेरे को मान लो $1 देंगे और उसकी वैल्यू कितनी है? 72 रुपीज़। तो मैं डायरेक्टली उनसे डॉलर लेके उनको 72 रुपीज़ नहीं दे सकती। वो किसके थ्रू करेंगे ये चीज़? वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ठीक है। द रिजर्व बैंक में इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई, यानी कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। और इसमें क्या दिया गया है? एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर परमिसिबल। जो रिजर्व बैंक है ना, वो किससे कंसल्टेशन लेगी? इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके लिए क्या स्पेसिफाई करेगी? एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर परमिसिबल। तो वो स्पेसिफाई करेगी कि कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है, या लिमिट स्पेसिफाई करेगी कि कितनी लिमिट तक जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को किया जा सकता है, या वो कंडीशन बताएगी कि क्या क्या कंडीशंस है। तो ओवरऑल हम इन शॉर्ट में बता दें कि जो रिजर्व बैंक है ना, RBI है, वो इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की जो है लिमिट के बारे में बताएगा, और ये बताएगा कि इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो देन हम सेक्शन 6 के बारे में ये फर्दर पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक, ऊपर जो कर रहा था, जो RBI कर रहा था इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इधर कर रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन कर रही है, RBI से कंसल्टेशन कर रही है, कौन से केसेस में? नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऊपर जो हमने पढ़ा था वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के केस में पढ़ा था। अगर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि देखो डेट इंस्ट्रूमेंट्स आप याद रख सकते हो, क्योंकि डेट जो है ऋण की फॉर्म में हो गया, तो वो रिजर्व बैंक कंसल्ट करेगा उस केस में। और जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो इक्विटी की फॉर्म में भी हो सकते हैं और डेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। उस केस में क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन करेगा विद रिजर्व बैंक से, ठीक है। और उसके बारे में क्या बताएगा? लिमिटेशंस बताएगा, और ये बताएगा कि कंडीशंस क्या क्या हैं। या फिर आगे हम पढ़ते हैं, ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में होल्ड ऑन ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो पर्सन है वो क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, ऑन कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, या इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी कर सकता है, और फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, ठीक है। इफ सच करेंसी सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड
हेल्ड और ओन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखो जब वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, जो पर्सन, जो PRI है ना, जब वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, ये प्रॉपर्टी उसने तब अक्वायर करी है। और इनहेरिटेड फ्रॉम ए पर्सन हु वाज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या उसने इनहेरिटेंस मिली है, यानी कि उसकी एक पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है फ्रॉम ए पर्सन हु वाज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के केस में क्या है, इसका इसका बिल्कुल उसके रिवर्स है। जैसे इसमें दिया गया है, मे होल्ड ऑन ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन इंडियन करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, जो कि उसको कैसे मिली थी, व्हेन ही वाज रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि जब वो इंडिया में रह रहा था ना, तो उसने ये प्रॉपर्टी तब कमाई थी, या उसको इनहेरिटेंस में मिली थी, यानी कि एज ए पैतृक संपत्ति मिली थी अपने दादा से। ठीक है, तो वो किस में काउंट होगी, तो वो PROI क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है जब वो इंडिया में रह रहा था। यानी कि एक सिंपल शब्दों में बात करें कि ठीक है, जो PRI है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा, तो वो कैसे होल्ड कर सकता है, जो आउटसाइड इंडिया में जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है मान लो, तो PRI कैसे होल्ड कर सकता है, यानी यानी कि जब वो वहाँ पे आउटसाइड इंडिया में रहता था, वो उसने तब खरीदी थी, या उसको इनहेरिटेंस में मिली थी फ्रॉम ए पर्सन आउटसाइड इंडिया। और सिंपल शब्दों में हम PROI के लिए बात करें, तो PROI इंडिया में किस फॉर्म में इमूवेबल प्रॉपर्टी रख रहा है, यानी कि जब वो इंडिया में रहता था उसने वो प्रॉपर्टी तब खरीदी थी, या उसको कब मिली थी, इनहेरिटेंस में मिली थी। किससे मिली थी, हु वाज रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम ए पर्सन, यानी कि दादाजी से उसे जो जब वो इंडिया में था इनहेरिटेंस में मिली है, और वो अब आउटसाइड इंडिया में रह रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ये हमें आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी जो हम मेन पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, ये हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। सो हम आगे जो एक चार्ट की फॉर्म में दिया गया है, APRI में होल्ड ऑन ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी द सेम वाज एक्वायर्ड, हेल्ड और ओन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज ए PROI और इनहेरिटेड फ्रॉम APROI। ये ऊपर जो हमने पढ़ा अभी सेक्शन 6 के बारे में, ये उनको चार्ट फॉर्म में ड्राफ्ट किया गया है। और PROI में होल्ड ऑन ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ द सेम वाज एक्वायर्ड, हेल्ड और ओन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज ए PRI और इनहेरिटेड फ्रॉम ए PRI। तो देन कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं जो कि परमिसिबल है। परमिसिबल कैपिटल काउंट ट्रांजेक्शन्स रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग दी गई हैं, और इनका रेगुलेशन का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स रेगुलेशंस 2000। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए पर्सन में बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, नेमली ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी कि जो शेड्यूल 1 में बात की गई है, तो वो PRI के लिए बात की गई है, और शेड्यूल 2 में PROI के लिए बात की गई है। तो हम एक बार शेड्यूल 1 में PRI के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि कौन सी ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में। किसके रिगार्डिंग, PRI के रिगार्डिंग, यानी कि जो अगर वो इन्वेस्टमेंट बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की डेफिनेशन में कंसिडर होगा। या फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि फॉरेन करेंसी में ही जो है सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है आउटसाइड इंडिया का, यानी कि इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज कंसिडर होगा ना। अगर इंडिया में कुछ ट्रांजेक्शन्स होगी तो उसमें फेमा के रूल्स तो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। अगर कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है और आउटसाइड इंडिया के साथ कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, और वो फॉरेन करेंसी में ही तो होंगे ट्रांजेक्शन, तो इसके रिगार्डिंग जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे तभी फेमा चैप्टर के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसी तरह जो PROI कर रहा है वो इंडिया में ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो ये सारी सेम ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं। एक जो मेन पर्पस के जो पॉइंट दिया गया है, देखो ये हम कंसिडर कर लेते हैं, गारंटीज इशूड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया।
यानी कि गारंटी किसने दी है, पीआरआई ने दी है, जो इंडिया के रेजिडेंट ने गारंटी दी है इन फेवर ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है ना, उसके फेवर में गारंटी दी है। और इसमें जो दिया गया है पीआरओआई के केस में क्या है, गारंटी बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जो गारंटी कौन दे रहा है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया दे रहा है। पीआरओआई गारंटी दे रहा है इन फेवर ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो इसमें क्या है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के यानी कि पीआरआई के फेवर में दे रहा है या पीआरआई के बिहाफ पर दे रहा है। देखो फेवर में और बिहाफ में फ़र्क है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि जो रमेश है वो 10,000 देगा, किसको देगा, सुरेश को देगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने गारंटी दी, किसको दी, रमेश को, जो सुरेश को गारंटी दी कि जो रमेश है आपको 10,000 देगा। तो जो मैंने रमेश के लिए जो गारंटी दी ना, तो वो मानी जाएगी बिहाफ में। और जो सुरेश को गारंटी दी कि अगर जो सुरेश है वो 10,000 रुपये उसको मिलेंगे, तो वो फेवर में हुआ, किसके फेवर में, सुरेश के फेवर में। तो ये एक डिफरेंस है। तो जो पीआरओआई के केस में जो पीआरओआई क्या देगा, इन फेवर और बिहाफ ऑफ पीआरआई देगा। और इस केस में ओनली, पीआरआई के केस में ओनली फेवर के में दिया गया है। तो ये एक डिफरेंस क्राइटेरिया है। आप इसको एक बार दोबारा रीड आउट कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इनकेस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो देन हमें कुछ बताया गया है प्रोहिबिशंस के रिगार्डिंग, हम अब इसके बारे में डिटेल में रीड आउट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स रेगुलेशंस 2000। इसमें एक लिमिट लगाई गई है, जो आरबीआई ने जो लिमिट लगाई है $2,50,000 की लिमिट तक जो है हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और उसमें हमें क्या नहीं चाहिए, आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया है अगर हम $2,50,000 से ज़्यादा का खर्चा कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर, तो उस केस में क्या होगा, पर फाइनेंशियल ईयर है ये। ठीक है, तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी। और ये पर पर्सन होता है। जैसे फैमिली मेंबर में, मान लो फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, जो है पेरेंट्स हो गए, मान लो 2 बच्चे हैं, तो जो पेरेंट्स 2 हो गए, बच्चे 2 हैं, तो 4 लोग हो गए ना। तो 2,50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 10 लाख हो गया। तो 10 लाख तक की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो बाहर खरीद सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, जो ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कंडीशन है कि उस प्रॉपर्टी पर चारों का नाम होना चाहिए। और अगर वैसे वो एजुकेशन का खर्चा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा कर रहे हैं, उस केस में जो है वो पर पर्सन 2,50,000 दिया गया है। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उन जो 4 फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पर वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये आप एक ये कंसिडरेबल पॉइंट है। ठीक है, सो देन आगे दिया गया है वेयर द ड्राल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय ए रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स एक्सीड्स 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। अगर जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का जो खर्चा है जो 2,50,000 से ज़्यादा एक्सीड करता है पर फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी। और ये 2,50,000 में कौन कौन से खर्चे इंक्लूडेड होंगे, इनमें जो है जो हमने ऊपर पढ़े थे ना, देखो ऊपर इसमें लिखा भी हुआ है, देखो ये एक बार देख लेते हैं। ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज पर आइटम नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 3। जो शेड्यूल 3 में आइटम नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, जैसे ट्रैवलिंग का खर्चा या एजुकेशन का या मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा, वो हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें आइटम नंबर 1 में फॉर इंडिविजुअल्स के लिए ओनली। तो इसमें जो वो है उसको जोड़कर जो होना चाहिए 2,50,000 को काउंट किया गया है। फर्दर एक जो पॉइंट दिया गया है इसमें रेलिवेंट मेन पॉइंट दिया गया है, नो पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ $2,50,000 ड्रान अंडर प्रोवाइजो शैल बी यूज फॉर रेमिटेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कंट्रीज नोटिफाइड एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यानी कि जो कंट्री है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कोई ट्रांजेक्शन करना अलाउड नहीं है। फर्दर कुछ एक प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स है, ये इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट जो है ये आती हैं जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में, ये एक मेन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पर्पज से है। अब तक जो हमने पढ़ा वो एक हमने ब्रीफ ओवरव्यू लिया था, बट एग्जाम पर्पज से ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है कि जो नो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो पीआरओआई है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इंडिया में। इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड में जो है वो पैसा नहीं लगा सकता, निधि कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता, या फिर वो एग्रीकल्चरल या
प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में पैसा नहीं लगा सकता। और कहाँ पर नहीं लगा सकता? रियल एस्टेट बिजनेस में और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज में पैसा नहीं लगा सकता। कौन नहीं लगा सकता? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और ट्रेडिंग इन टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, उस केसेस इनमें ये जो लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। जो चिट फंड है या निधि कंपनी है या एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में पैसा नहीं लगा सकता। कौन नहीं लगा सकता? PROI नहीं लगा सकता। या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ट्रेडिंग इन TDR नहीं कर सकता। तो ये एक लिस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमने लिखा है प्रोहिबिटेड। आप अपनी बुक में ऐसे ही मार्क कर लीजिएगा सो कि आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी। सो नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल अंडरटेक एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस विद रेजिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से प्रोहिबिटेड किया गया है। इनके साथ कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है। तो हमने आज जो पढ़ा डिटेल में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। और ये जो ECB वाला टॉपिक है इसके रिगार्डिंग हम कर चुके हैं। हमने जो ECB एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स है ODI के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आज हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ा। एक फर्दर हमारा जो टॉपिक रहता है अभी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास